हम लोग अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताया और तीनों लॉ के बारे में बताया। पहला लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा हो तो मोशन करना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। सेकेंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन गेट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, ये आई थिंक नेचर में हम अगर आपस में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे ये एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कोई किसी को एक थप्पड़ मारता है तो दैट वन इज एक्शन और आप पलट के उसको एक लगा दीजिए तो वो रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये समहाउ ये मजाक के तौर पर मैंने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। चलो इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम के बारे में जानते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है, कोई स्टेबल रहना चाहता है, मतलब इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब नेट फोर्स उस पर जीरो हो। क्योंकि फोर्स क्या कहता है, फोर्स का बेसिक डिफिनेशन नहीं है कि ए पुल और पुश व्हिच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगता है, नेट फोर्स, ऐसा नहीं है कि अगर फोर्स कहीं से भी लग सकता है। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे एक बॉडी है ये, अगर यहाँ पे अगर फोर्स एफ न्यूटन लगाए और एम मास की बॉडी पर और इधर से भी एफ न्यूटन लगाए तो एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ नेट इज जीरो। तो इसमें फोर्स तो लग रहा है लेकिन एफ नेट जीरो है, इसलिए इस बॉडी को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर ये कोई फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है एफ और इधर से लगा दें हम 2f, तो यहाँ पे भी दोनों तरफ से लग रहा है फोर्स, लेकिन एफ नेट कितना होगा? एफ इन दिस डायरेक्शन। तो इसमें क्या है, एक फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा? या तो इसको एक्सेलरेट करेगा, मतलब डिस्टर्ब कर दिया ना बॉडी को। तो ये कह रहा है इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम क्या है कि नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो। किसी भी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रहा हो, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो वो बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। चलो तो थोड़ा सा डेफिनेशन करके इसको लिखते हैं। A system is said to be in equilibrium if or when net force acting on it is zero. A system is said to be in equilibrium when net force acting on it is zero. अब sum of F, ये x डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे उस बॉडी पे जीरो होना चाहिए। सम ऑफ F इन y डायरेक्शन भी जीरो होना चाहिए एंड द सम ऑफ इन Fz दिस इज ऑल्सो जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये अगर कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो बॉडी क्या होगा? इन इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, अगला कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, फ्री बॉडी डायग्राम। ये कॉन्सेप्ट अगर आपसे मिस होता है या फिर समझने में प्रॉब्लम होता है तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ओके,
तो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है होता है ये फ्री बॉडी डायग्राम, क्या है ये फ्री बॉडी डायग्राम। इसको डिनोट करते हैं FBD से। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर कोई सिस्टम है, जैसे कई मास का एक सिस्टम लगा हुआ है, या फिर कोई सिस्टम एक रस्सी से बंधा हुआ है, या फिर एक सिस्टम जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो जब हम फोर्स एनालिसिस करेंगे ना, तो उस केस में क्या करेंगे, उस सिस्टम का अलग अलग कर लेंगे, ताकि हमें उस सिस्टम पे प्रॉपर फोर्स शो करे और उसका कैलकुलेशन जो है हमें एग्जैक्ट आए। ओके, तो ऐसा डायग्राम जिसमें क्या करता हो, सारे फोर्स के बारे में या सारे फोर्स को यानी कि बताता हो कि उस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, चाहे वो कॉन्टैक्ट टाइप हो या नॉन कॉन्टैक्ट टाइप हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। इसको लिखो, और डायग्राम showing all forces acting on a body। ठीक, क्या करता हो कि ए डायग्राम शोइंग ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे जितने भी टाइप के फोर्स लग रहे हो, तो सारे फोर्स को किसके थ्रू दिखाया जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू। और फ्री बॉडी डायग्राम है, जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, ये m मास का बॉडी है और ये कोई सरफेस है। ओके, तो यहाँ पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम दिखाने के लिए बोला जाएगा, तो कैसे दिखाएंगे। ये mg लग रहा है नीचे, हमने बताया था कि वेट जो है नीचे लगता है। ये सरफेस है, ये सरफेस को ये बॉडी पुश करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन देगा नीचे, एंड ये बॉडी को पुश कर रहा है तो ये एक्शन, और ये यहाँ पे रिएक्शन देगा, एंड तो इस टाइप से फोर्स को शो करना है। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली इसको समझने की ज़रूरत है। हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने इस बॉडी को यहाँ इस सरफेस से उठा के रख दिया। इस सरफेस से उठाने के बाद हमने ये एनालिसिस किया कि इस पे कौन सा कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स लग रहा था, कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स लग रहा था, किससे ये बॉडी अटैच था, ये सारे चीज देखना है। ओके, तो हेडिंग डालते हैं स्टेप फॉर ड्राइंग FBD। ठीक है, क्या क्या स्टेप होना चाहिए, जनरल स्टेप लिख लेते हैं। पहला स्टेप तो ये होना चाहिए, फ्री द बॉडी। क्या, फ्री द बॉडी मीन्स रिमूव ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस rope or anything etc. Okay, but remember where they were attached। रिमूव तो करना है हमें, फ्री द बॉडी, रिमूव ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस, रोप एटसेट्रा, बट रिमेंबर वेयर दे वेयर अटैच्ड। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बॉडी को रिमूव करना है, उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि वो बॉडी कहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा, शो ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स। तीसरा, शो ऑल नॉन कॉन्टैक्ट
फोर्स। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो इसी को एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। जैसे ये एक बॉडी है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस कुछ भी अर्थ मान लीजिए आप, ये बॉडी m मास का रखा हुआ है यहाँ पे। तो इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे ये देखते हैं। तो सिंपल है, इस बॉडी को रिमूव किया हम। पहला स्टेप, फ्री द बॉडी, फ्री कर लिया इसको, सरफेस को हमने यहाँ पे कर लिया और इस m मास के बॉडी को यहाँ कर लिया। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि ये बॉडी कहाँ था। उसके बाद सबसे पहला नहीं, बस शो करना है। जैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये mg क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक। वेट, अब देखिए ये बॉडी इस पे सरफेस को नीचे पुश कर रहा है, ओके। पुश कर रहा है तो मतलब इस बॉडी को एक रिएक्शन दे रहा है, दिस इज एन। जब इस बॉडी, ये सरफेस है ना, इस सरफेस को एक एक्शन दे रहा है, तो ये सरफेस भी क्या करेगा, इस बॉडी को रिएक्शन देगा। एंड तो यहाँ पे क्या करें, याद कीजिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन गेट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आर ऑन डिफरेंट बॉडी, ठीक है। तो ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, देखिए दोनों अलग अलग बॉडी पे लगा हुआ है, ठीक है। ये सरफेस पे है, ये एक्शन किया और ये रिएक्शन मिला इसको। तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये स्टेप है और इस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें बहुत सारा अभी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कराएंगे। चलो, तो इतना चीजें क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2, ड्रॉ FBD। किसका ड्रॉ करना है कि एक सरफेस है यहाँ पे, ओके। एक m मास का बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज स्मॉल m, और ये कैपिटल M मास का बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल M। और इसको एक फोर्स से पुश कर रहे हैं इधर से। तो इसका FBD डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, FBD डायग्राम के लिए फ्री द बॉडी। ये M मास का बॉडी है, ये कैपिटल M मास का बॉडी है और ये सरफेस है, ठीक। यहाँ पे एक फोर्स लगेगा mg, स्मॉल mg लगेगा, ठीक। ये बॉडी इसको पुश करेगा तो यहाँ पे एक N1 लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, दो बॉडी है तो इसलिए एक N1 मान लेते हैं, एक N2 मान लेते हैं। तो इसको देगा N1, ओके। ये इसमें लगेगा mg, इसको पुश करेगा N2 से, तो इसको क्या देगा, N2 देगा, रिएक्शन। अब बताओ और भी कोई फोर्स हो सकता है क्या? ये देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है F। अब इस फोर्स के वजह से ये बॉडी इसको पुश कर रहा है, इसको पुश कर रहा है मतलब धक्का दे रहा है। जब धक्का देगा इस बॉडी को तो ये एक पुश किया, ये फोर्स सेम होगा, नहीं होगा। ये फोर्स सेम नहीं होगा क्योंकि ये इस पे लग रहा है और ये बॉडी इसको पुश कर रहा है, तो इसको हमने F1 मान लिया, ओके। तो जब इसको F1 माने तो ये बॉडी इसको पुश किया तो ये बॉडी इसको नहीं छोड़ेगा, इसको क्या करेगा, इसको भी इधर पुश करेगा, ये भी F1 से करेगा। लेकिन जितना से ये बॉडी इसको पुश करेगा उतना ही से ये बॉडी इसको पुश करेगा, ठीक है। तो ये क्या था, FBD था, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक।
दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर थर्ड एग्जांपल जो है, जैसे कोई बॉडी है, ओके, ये M1 मान लीजिए और ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, ये M2 मान लीजिए और ये फोर्स लग रहा है F। ड्रॉ FBD। तो FBD निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना, जैसे ये कोई सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस FBD निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना, फ्री द बॉडी, बॉडी को फ्री कर लीजिए। ये M1 है, ओके, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जब इसको पुल करेगा तो इसमें क्या डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा, इसमें भी उतना ही टेंशन डेवलप होगा। हमने टेंशन को ब्रेक कर लिया है। हमने यहाँ पे अलग अलग इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझाना है, इसलिए जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम में तो डायरेक्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट इसी पे बॉडी पे हम लिख करके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो ये M2 है, यहाँ पे फोर्स F लगा हुआ है, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन N1 है, मास M1G है, इसको N2 लग रहा है और ये M2G नीचे लग रहा है, ओके। और सरफेस की बात करें अगर हम, सरफेस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, N1 लगेगा डाउनवर्ड एंड N2 ये भी लगेगा डाउनवर्ड। समझ में आ रहा है धीरे धीरे? चलो एग्जाम्पल नंबर थर्ड की बात करें अगर हम, ये थर्ड हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, तो 4 एग्जाम्पल जो है, जैसे एक लेडर है, ओके, इस लेडर को ऐसे रख देता है, ड्रॉ FBD। FBD इसका कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल, पहले तो लेडर को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, लेडर को ड्रॉ किया, फिर इस सरफेस को ड्रॉ कर लीजिए, ओके। अब देखिए मैंने ये बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन क्या लगता है, एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर। एक्सटेंडेड सरफेस यहाँ पे क्या है, ये है, तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, N1, दिस इज N1, और ये किस पे लगेगा, ये N1 यहाँ पे लगेगा एक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सटेंडेड सरफेस क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ये N2, ठीक है, और यहाँ पे इधर लगेगा N2, कि ये एक दूसरे के अपोजिट में होगा और एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ये एक दूसरे के अपोजिट में होगा, ठीक है। फिर बॉडी डायग्राम समझ में आ गया। एक और फोर्स लगेगा इसको, Mg डाउनवर्ड, दिस इज Mg। Mg ऑलवेज कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ बॉडी पे। जैसे ये L लेंथ का बॉडी है तो L/2 लेंथ पे इसका Mg लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक सरफेस है, ओके, इस सरफेस पे एक इस तरह का बॉडी रखा हुआ है, और एक M मास का बॉडी है यहाँ पे, दिस इज M1 एंड दिस इज M2। इसका FBD डायग्राम बनाना है, ड्रॉ FBD। FBD कैसे बनाओगे इसका, सिंपल, तो बॉडी को रिमूव कर दो,
जब बॉडी को रिमूव करेंगे तो एक बॉडी ये मिलेगा हमको, ठीक, दूसरा बॉडी यहाँ मिलेगा हमको, तीसरा बॉडी ये सरफेस, ये M2 है, ये M1 है सॉरी, और ये M2 है। अब बताओ, ये इसको पुश कर रहा है नीचे तो एक्शन लगेगा यहाँ पे, मतलब N नॉर्मल रिएक्शन, और इसको डाउनवर्ड पुश कर रहा है तो ये यहाँ पे लग जाएगा N1, और ये भी होगा N1। इसीलिए N1 लिया कि यहाँ पे कई टाइप के नॉर्मल रिएक्शन होंगे, तो इसको N1 ले लिया। अब बताओ दूसरा एनालिसिस, ये बॉडी पे एक वेट लग रहा होगा नीचे, इस बॉडी पे एक वेट भी लग रहा होगा नीचे M1G, और बताओ कौन सा फोर्स लगेगा, ये बॉडी इस बॉडी को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो ये बॉडी इस बॉडी को पुश कर रहा है तो यहाँ पे भी लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन N2, और ये इसको देगा N2, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद बात इस बॉडी का करते हैं, दिस इज N2G, और ये N3, और N3 कहाँ लग रहा है, इसी सरफेस पे लग रहा है N3। देखो इस सरफेस के कांटेक्ट में कौन कौन सा बॉडी है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो एक इसके द्वारा N1 लग रहा है सरफेस पे, और इसके द्वारा N3 लग रहा है। उसके बाद इस बॉडी पे एक N1 रिएक्शन लग रहा है, ठीक। M1G इसका ग्रेविटी के द्वारा लग रहा है, N2 जो है इस बॉडी के कांटेक्ट में होने की वजह से लग रहा है। अब इस बॉडी को एनालाइज करते हैं, इस बॉडी पे N3 जो है नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में होने की वजह से, M3G ग्रेविटी फोर्स है M2G का, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है यहाँ पे क्योंकि ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में, ठीक। आई होप कि इतने सारे जो है फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक स्फेयर देखते हैं, जैसे ये कोई स्फेयर है, ये सेंटर है, ओके। इस पर रेस्ट कर रहा है, ठीक। देखो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किससे जाएगा, इसके सेंटर से पास करेगा, दिस इज N1, और एक रिवर्स में इस पे लगाएगा, ये क्या होगा N2, और ये इसका स्फीयर का मास mg। इसको आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एक स्फीयर है, ये सेंटर है, सेंटर के इस पार्ट से लगा तो N2, और यहाँ पे इस पे लगेगा N2, ठीक। इसको कांटेक्ट में है और एक इसके कांटेक्ट में है, यहाँ पे N1, और इसको स्फीयर पे लगा रहा है N1, ये रिवर्स देगा N1, फिर ये लगा रहा है N2, तो इसको भी मिलेगा N2, ठीक है। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। एग्जाम्पल नंबर ये था 6, और एग्जाम्पल ये एक N2 इधर है, N1 इधर हो जाएगा, और ये mg, ठीक। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ लेंथ दे दिया, या 5 मीटर दे दिया, ये 3 मीटर है,
और ये गैप जो है इसका ये 1 मीटर है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एंगल मिल जाएगा हमको, ये θ1, ये θ2, और फिर हम फोर्स का कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसको पुल्ली से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये पुल्ली है, ओके, एक m मास का बॉडी यहाँ पे लगा हुआ है, m1 मास का, और इस पुल्ली से m2 मास का बॉडी लगा हुआ है। ओके, तो ड्रॉ FBD ड्रॉ करना है। पहला स्टेप, टू रिमूव द ऑल द बॉडी, ये रिमूव कर दो। दिस इज m1 एंड दिस इज m2। देखो पुल्ली जो है जनरली हमारे केस में मासलेस है। अगर यहाँ पे मासलेस नहीं होगा तो हम पुल्ली को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे पुल्ली इज मासलेस। पुल्ली एंड स्ट्रिंग इज मासलेस। तो दोनों बॉडी को रिमूव कर लिया। अब इस पे शो करते हैं। तो भैया हवा में लटक रहा है, ये किसी के कांटेक्ट में नहीं है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटी m1g। इस पे भी एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटी क्या, m2g। अब दूसरा फोर्स क्या आएगा, जैसे ये पुल्ली है तो ये स्ट्रिंग से दोनों ब्लॉक टंगे हुए हैं। जब दोनों ब्लॉक को ग्रेविटी खींचता है अपनी तरफ तो इसमें एक टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। m2g से नीचे खींच रहा है इसको, m1g से नीचे खींच रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा। दिस इज T एंड दिस इज T। ओके, अब बताओ स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन चेंज नहीं होगा। द स्ट्रिंग इज सेम मासलेस के लिए, ठीक है। इफ string is same then tension is same throughout the string। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो, अगर स्ट्रिंग मासलेस है और एक ही स्ट्रिंग लगा हुआ है तो उसका क्या करेगा, टेंशन सेम रहेगा। अगर आप FBD डायग्राम में एक्सपर्ट बन गए होंगे तो इसका डायरेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। m2g डाउनवर्ड लगेगा, m1g ये भी डाउनवर्ड लगेगा, यहाँ पे एक टेंशन आएगा और यहाँ पे एक टेंशन आएगा। देखो टेंशन क्या होगा ना, जैसे कोई स्ट्रिंग है ये, इस स्ट्रिंग को अगर खींचेंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम खींच रहे हैं तो ये स्ट्रिंग क्या करेगा, एक तो इधर खींचेगा, अपने मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा ना, मतलब ये नेक्स्ट सिवल स्ट्रिंग मान रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये चेंज हो जाएगा, इतना चेंज होता है कि माइन्यूट चेंज होता है, उसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, इनएक्सटेंसिबल मान रहे हैं स्ट्रिंग को। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को चाहेगा कि हम हटे नहीं, इधर ही आए। हम इधर खींच रहे हैं लेकिन ये इधर आने की कोशिश कर रहा है, वही कर रहा है यहाँ पे। जैसे ही नीचे आया टेंशन में आया स्ट्रिंग तो ये टेंशन का सिंबल, ठीक है। एक इधर टी, एक इधर टी, एक इधर टी, एक इधर टी। ओके, इस टाइप से हम फ्री बॉडी डायग्राम शो करेंगे। पहले तो इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो डायरेक्ट इस तरह से शो करेंगे। ओके, ये था कुछ एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम एग्जांपल नंबर 7। जैसे एक वेज है, ओके, इस वेज का एंगल थीटा है और यहाँ पे एक मास रख दिए m मास। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला केस, बॉडी को अलग कर दीजिए। दिस इज m मास एंड ये वेज है, ये थीटा एंगल से। ओके, दोनों अलग अलग कर दिए, दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ड्रॉ करेंगे अच्छे से तो सेम दिखेगा। इस पे एक
बॉडी फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड mg, ठीक है। इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, मतलब ये x का एक्शन होगा, तो इसको भी ये रिएक्शन देगा m, ओके। और कोई फोर्स लग रहा है? और कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। एक mg हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया, इस पे हो गया। अब बताओ ये मोशन किधर कर रहा है? अभी जब हम मोशन के केस में जाएंगे तब बात करेंगे, अभी सिर्फ एक्शन, ये फोर्स कहाँ कहाँ एक्ट कर रहा है वो दिखा देते हैं। तो वेज के केस में इस टाइप से दिखेगा, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 जो है, जैसे कोई ये टेबल है, ओके। इस टेबल से एक पुल्ली को अटैच कर दीजिए, ये बॉडी है, ये M2 बॉडी है, और यहाँ पे एक M1 मास का बॉडी रख दीजिए, ठीक है। ये सेम स्ट्रिंग है जो कि पुल्ली से जा रहा है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ड्रॉ FBD, ठीक है। तो हमारे ऑब्जर्वेशन में कौन कौन सा है? एक तो ये मास होगा, ये मास होगा, ठीक। पुल्ली होता, अगर पुल्ली में मास होता तो पुल्ली एंड मास इज स्ट्रिंगलेस, तो स्ट्रिंगलेस के केस में हम मतलब मासलेस है, पुल्ली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जैसे इस मास को फ्री कर लिए, दिस इज M1, ओके, एंड दिस इज M2। तो M1 के केस में क्या लग रहा है? ये M1G नीचे लगेगा, M1G, इस पे एक नॉर्मल भी लगेगा N1, N नॉर्मल लग रहा है। इसमें क्या नॉर्मल लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बॉडी किसी के कांटेक्ट में नहीं है। एक तो इस पे टेंशन लगेगा T, एंड ये लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और इस बॉडी पे देखो यहाँ पे भी टेंशन है और यहाँ पे भी टेंशन है, तो दोनों टेंशन क्या है? सेम है, ठीक। तो इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम शो करेंगे, ठीक। चलो, तो फ्री बॉडी का ये 8 एग्जाम्पल हमने लिया। इस 8 एग्जाम्पल से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कैसे किया जाता है, ओके। नाउ अब जो है क्वेश्चंस, एक एक करके क्वेश्चंस बनाएंगे, और उस क्वेश्चंस में फ्री बॉडी डायग्राम हम अलग अलग नहीं बनाएंगे, हम जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा अलग अलग बनाएंगे, जहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा एक ही डायग्राम में हम सारा चीज़ शो करके उसका क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इनके जो काफ़ी एप्लीकेशंस हैं वो एक एक करके एक एक एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको लगभग जैसे ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो फ्री बॉडी डायग्राम पे जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको पूरे मैकेनिक्स में पीछे नहीं होने वाला। जैसे आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, वहाँ पे एक ब्लॉक दे देगा, मोशन ब्लॉक का मूवमेंट जो है इस पे दे देगा, वेव्स पे दे देगा। वहाँ पे जैसे आप फ्रिक्शन जाएंगे, फ्रिक्शन में तो टोटली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो भी पढ़ेंगे वो रफ सरफेस के लिए पढ़ेंगे, तो वो फ्रिक्शन के लिए हो जाएगा। फिर आप सर्कुलर मोशन में जाएंगे तो वहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन यूज होंगे। फिर आप जैसे चार्ज, लगभग पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंस है। मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इनके एप्लीकेशंस यूज होते हैं, ओके। तो आपको इनका जो है एप्लीकेशंस हो गया और इनके कॉन्सेप्ट जरूर याद होने चाहिए, ओके। एप्लीकेशंस क्या है कि सपोज एक बॉडी है, ओके, एम मास का एक बॉडी है जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है,
ये F फोर्स लग रहा है। तो पहला है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ओके, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फ्री बॉडी रहेगा, सिंपल, ये फोर्स लग रहा है इस पे, ये m मास का बॉडी है तो mg लगेगा नीचे, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम केस में है इन y डायरेक्शन, सम ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, तो सम ऑफ एफ वाई करेंगे तो n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा mg। तो y डायरेक्शन में नो मोशन इन y डायरेक्शन, नो मोशन इन y डायरेक्शन, ओके। y डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, तो सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ है, ठीक है। तो f डायरेक्शन में x एक्सिस में क्या है, फोर्स एक्ट कर रहा है। अप्लाई कीजिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सम ऑफ f एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, ये होता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ के हिसाब से। नेक्स्ट टाइम से मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखूंगा। तो f एक्सटर्नल क्या है, फोर्स, ओके। दिस फोर्स, ये एरो इसलिए देते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मास m है, एक्सेलरेशन a है, तो एक्सेलरेशन हमें क्या मिल जाएगा, द फोर्स टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाय मास। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो a इज इक्वल्स टू f बाई m, ये होगा आंसर, ठीक है। चलो सेकेंड केस की बात करें अगर हम, तो दो ब्लॉक दे देते हैं। जैसे एक ब्लॉक ये है m मास का, स्मॉल m, एंड दिस इज कैपिटल M, ओके। इस पे एक फोर्स लग रहा है F। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम and force between two block। पहला कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। दिस इज m मास, फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन F, और इस पे एक फोर्स लगाएगा F1, ठीक है। ये m मास का बॉडी है, इस पे फोर्स लगेगा F1। अब देखो ये N1 लगेगा यहाँ पे, और ये स्मॉल mg, ये N2 लगेगा यहाँ पे, और ये कैपिटल mg। ये दोनों फोर्स इन इक्विलिब्रियम में, ठीक है। वर्टिकल में हमारा मोशन नहीं होगा, वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है। मोशन किस में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मतलब वर्टिकल में क्या कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है mg को बैलेंस कर रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन इस mg को बैलेंस कर रहा है। मतलब नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज 0। जब नेट फोर्स 0 होगा तो y डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, ओके। बात करते हैं सिस्टम 1 का। इसके लिए सम ऑफ f एक्सटर्नल लगाएंगे तो क्या होगा, सम ऑफ f एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू a। सम ऑफ f एक्सटर्नल फोर्स, कैपिटल फोर्स माइनस स्मॉल f1 इज इक्वल्स टू स्मॉल a। इक्वेशन नंबर 1। अगर इसके लिए बात करें तो इसके लिए भी देखो, जब ब्लॉक मूव करेगा तो ये भी a एक्सेलरेशन से करेगा और ये भी a एक्सेलरेशन से करेगा। क्यों, दोनों क्या है, एक सिस्टम बना रहा है।
दोनों एक सिस्टम बना रहा है तो दोनों सिंगल एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक, इसके लिए बात करें तो सम ऑफ एफ एक्सटर्नल क्या है, F1 इज इक्वल्स टू कैपिटल M इनटू A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कीजिए, क्या आएगा, F इज इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू 0 A। ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से A इज इक्वल्स टू F बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब देखो यहाँ पे भी अगर हम करते तो टोटल मास मान ले इसको, तो F इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, टोटल मास फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास m डिवाइडेड बाय स्मॉल m। ये आ रहा है। ठीक, अब F1 की बात करें, द फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक, तो F1 इज इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल M इंटू A। तो कैपिटल M और A का वैल्यू कितना है, F डिवाइडेड बाय कैपिटल M स्मॉल m। ये आएगा, इस फोर्स से इस पे एक्ट करेगा। अगर वहीं पे ये फोर्स चेंज हो जाए, ये फोर्स इस पे इस ब्लॉक पे नहीं लग करके ये फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा, तो एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, लेकिन ये वाला चीज चेंज हो जाएगा, ये फिर स्मॉल m लगेगा। मतलब जिस पे फोर्स लग रहा है उसका मास नहीं, दूसरे वाले का मास इनटू फोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मास। ये चीज एग्जाम में याद रखना। और ये एग्जाम्पल जो है कई बार इवन AI-EEE हो गया, नीट हो गया, या बहुत सारे जितने भी पहले WB का एग्जाम होता था, AMU का एग्जाम, जानिया का एग्जाम, लगभग सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ट्रिक क्या है, जिस पे भी फोर्स लग रहा होगा, टू ब्लॉक सिस्टम है, जिस पे भी फोर्स लग रहा हो उसके अपोजिट दूसरे वाले का मास टाइम्स फोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फोर्स इज फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक, या नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक। ओके, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज द फोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मास। ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, next example is three block system, three block system। कोई तीन ब्लॉक है, जैसे एक ब्लॉक M1 मास का ये है, M2 मास का ये है, और ये M3 मास का है। यहाँ पे कोई फोर्स F न्यूटन्स एक्ट कर रहा है। Now you have to find out the what force between the block and the acceleration of the block, acceleration of system, दूसरा force between the block, force बोल दीजिए या नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब क्या करता है कि देखिए, हमें खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। ये वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा, मोशन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमें वर्टिकल फोर्स शो करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, वो फ्री बॉडी डायग्राम समझने के लिए हमने ड्रॉ किया था। जरूरत होगा, वर्टिकल फोर्स की जरूरत होगा जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस केस में बताएंगे। यहाँ पे ओनली हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा था, हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्रॉ करेंगे बस। दिस इज M1, ये फोर्स F लग रहा है यहाँ पे F1, दिस इज M2, ये लग रहा है F1, यहाँ पे लग रहा है F2, ये M3, ये लग रहा है F2। इस पे इसका भी एक्सेलरेशन A है, इसका भी A है, इसका भी A। ठीक, नाउ इसके लिए सम ऑफ F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू F माइनस F1 इज इक्वल्स टू M1 A।
इक्वेशन नंबर 1, इसके लिए सम ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू M2A, इसके लिए F2 इज इक्वल्स टू M3A। देखो हमेशा अलोंग द मतलब एक्सेलरेशन के अलोंग जो है ना फोर्स जो भी रहे उसको पॉजिटिव लेते हैं। ओके, अब ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट फॉर दिस कैंसिल आउट विद दिस, बचेगा क्या F इज इक्वल्स टू यहाँ से M1 M2 M3 M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन, तो मिलेगा क्या हमको यहाँ से, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। देखो एक्सेलरेशन का ऑलवेज फंडा क्लियर है कि सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मास। चलो फ्रॉम इक्वेशन 3 F2 इज इक्वल्स टू व्हाट, M3 इंटू M3A है ना, A का वैल्यू यहाँ से डाल दो, M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे F1 का वैल्यू निकालना है हमको, तो F1 इज इक्वल्स टू F2 प्लस M2 इंटू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ये क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, F1 इज इक्वल्स टू F2 का वैल्यू पुट करो M3 इंटू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस ऑफ M2 इंटू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ से F1 हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, M3 प्लस M2 इंटू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। देखो फंडा इज टोटली क्लियर कि जिसके बीच में हमें फोर्स निकालना है, मान लीजिए कि इसके बीच में फोर्स निकालना है तो ये एक सिस्टम मान लेंगे, ये एक सिस्टम मान लेंगे। इसके बीच का फोर्स क्या होगा, जिस पे फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट दूसरे वाले जिस पे फोर्स लग रहा है उसको छोड़ के M2 प्लस M3 इंटू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक, यहाँ पे F1 मान है ना, इसके बीच में फोर्स निकालना है, तो इसके बीच में फोर्स निकालने के लिए इस पे फोर्स लग रहा है तो ये मास, इस टोटल को एक सिस्टम मान लेंगे, ये मास यहाँ देखिए M3 इंटू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक, तो ये चीजें चाहे 2 ब्लॉक सिस्टम हो या 3 ब्लॉक सिस्टम हो, 2 ब्लॉक सिस्टम के ही टर्म्स में हम उसको मानेंगे, बाद बाकी निकालेंगे। तो जितना भी ब्लॉक दे दे ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, फटाफट आंसर बनेगा, चाहे वो 2 ब्लॉक, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, 2 ब्लॉक सिस्टम हो या 3 ब्लॉक सिस्टम हो या आगे जो भी ब्लॉक दे, जिसके बीच बोले वहां से 2 बाइफरकेट कर लेंगे उसको हम, वहां से 2 ब्लॉक मान लेंगे, जिसके बीच में निकालना उसके अपोजिट वाला का मास डिवाइडेड इनटू फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, जिसके बीच में निकालना हो उसके अपोजिट वाले का टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, उसके अपोजिट वाला एक टोटल मास, ठीक, इनटू फोर्स। तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
when two body connected with string। ठीक है, दो बॉडी है, ये m1 मास का और ये m2 मास का, इसको F4 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक है, ये कोई सरफेस पे रखा हुआ है और ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में हमेशा क्या होता है, टेंशन। क्यों होगा टेंशन, क्योंकि ये इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, तो ये कहेगा कि स्ट्रिंग भाई तुम भी चलो। फिर ये स्ट्रिंग जब चलना शुरू करेगा तो ये स्ट्रिंग इस बात को भी बोलेगा हम तो चल रहे हैं, तुम भी चलो। क्यों चलो, क्योंकि हम टूट नहीं सकते, हम इनएक्सटेंसिबल है, हम इसको खींच नहीं सकते ज़्यादा अपने आप को। ज़्यादा रुकोगे तो हम टूट जाएंगे अब इससे। ठीक है, तोड़ना नहीं है, तो इस बांस को भी चलना होगा इसके साथ। तो मतलब क्या होगा, पहला फाइंड एक्सेलरेशन, दूसरा फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये लो बना दो। ये दिस इज M1 किससे खिंचा रहा है, टेंशन से। ये M2, ये टेंशन इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। दोनों जा किससे रहा है, ए एक्सेलरेशन से। ये भी किससे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से। अगर ए एक्सेलरेशन से नहीं जाएगा तो ये टूट करके अलग, ये टूट करके अलग। mg और नॉर्मल रिएक्शन इसलिए नहीं दिखाया कि वर्टिकल में क्या है, इक्विलिब्रियम में। वर्टिकल में क्या है, इक्विलिब्रियम में। अप्लाई कीजिए, सम ऑफ एफ एक्सटर्नल, सम ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले अगर इसके लिए बात करें तो फोर्स इन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या हो, पॉजिटिव, तो F माइनस T इज इक्वल्स टू मास m2 into a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए बात करें तो सम ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज T मास m1 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक, तो बचेगा क्या, फोर्स, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट, m1 प्लस m2 इज इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स टाइम्स m1 प्लस m2। देखो इस केस में भी चेंज नहीं होगा। दिस इज कंसिडर्ड एज टोटल एज ए सिस्टम। क्या सिस्टम, सिस्टम ऑफ सिंगल मास विच इज m1 प्लस m2। तो फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज एक्सेलरेशन। बात करते हैं टेंशन का। तो टेंशन के लिए हम सबसे पहले कहाँ से निकालना इजी होगा, यहाँ से। T इज इक्वल्स टू m1 इंटू फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। बताओ, यहाँ पे भी वही पंगा, दिस इज टेंशन। इस दोनों के बीच का टेंशन निकालना है, तो जिस पे फोर्स लग रहा है उसको छोड़ करके दूसरे वाले मास, दूसरे मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। जब ब्लॉक एक दूसरे से सटा था तो भी यही केस यानी कि कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। अब ब्लॉक को हमने रस्सी से बांध दिया है तो भी यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक फंडा याद रखना है। क्या याद रखना है कि जिसके बीच में टेंशन निकालना हो या नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो, उसके दूसरे वाले बार जिस पे फोर्स लग रहा है उसके दूसरे वाले मास इनटू फोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास। ये चीज याद रखना है। चलो, ये तो 2 ब्लॉक सिस्टम था। अब 3 ब्लॉक सिस्टम देखते हैं। क्या वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले केस में देखा था, जब 3 ब्लॉक को एक साथ रख करके वो फिर फोर्स लगा रहे हैं।
जब तीन बॉडी, when three body connected with a string, a force F act on it. तीन बॉडी है, this is body number 1 connected with the string, M2 connected with the string, M3 ये फोर्स लग रहा है F, और इसको एक सिंगल सिस्टम पे रख दो इसको, ठीक है, सिंगल सिस्टम पे सरफेस पे कोई टेबल पे रख दिया। फाइंड करना पहला ए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक लीजिए, सिस्टम लीजिए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सिस्टम का और एक्सेलरेशन जो होगा वो ब्लॉक का ही होगा। डी में कह रहा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, हमें क्वेश्चन अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं आई थी। देखो यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T1, क्यों? क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, ये जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये भी जाएगा ए एक्सेलरेशन से, और ये भी जाएगा ए एक्सेलरेशन से। अब बताओ स्ट्रिंग यहाँ पे T2 और यहाँ पे T2, क्यों टेंशन यहाँ पे चेंज हो गया? क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गया, इसमें ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, इसमें ये स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग लगा हुआ है। अगर सेम स्ट्रिंग होता तो टेंशन चेंज नहीं करोगे। अब बोल देता हूँ कि सर इस ब्लॉक में बांध दीजिए, इसको घुमा करके इधर, ऐसे नहीं है, मैं बस ब्लॉक बीच में आ गया ना, तो ये स्ट्रिंग चेंज हो गया, इसके लिए टेंशन अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। अब बताओ तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो इस एक्सेलरेशन से जाएगा तो इसको भी उसी एक्सेलरेशन से जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाएगा तो बीच में ये स्ट्रिंग क्या है? मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, ओके, इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से ये अपने आप को मतलब खिंचाएगा नहीं, जब खिंचाएगा नहीं तो अगर ये एक्सेलरेशन से इसको नहीं ले जा पाया तो ये बीच में टूट जाएगा, हमें स्ट्रिंग को तोड़ने नहीं देना, फिर ये भी उसी एक्सेलरेशन से जाएगा। सम ऑफ एफ एक्सटर्नल लगा दो, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले सिस्टम के लिए फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में T1 इज इक्वल्स टू M3 into A, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बात करते हैं, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या है? T2, T1 है माइनस ऑफ T2 इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन M2 into A, इक्वेशन नंबर 2। तीसरे के केस में इस ब्लॉक के लिए बात करेंगे तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में T2 इज इक्वल्स टू M3 into A, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1, 2, 3 एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, इक्वेशन 1, 2, 3 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? फोर्स इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3, कॉमन क्या बचेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ये होगा। जस्ट लाइक एक सिस्टम है, टोटल का मास ऐड कर दिया, फोर्स जितना लग रहा है फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से क्या मिला? T2 मिलेगा यहाँ से, तो T2 इज इक्वल्स टू M3 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, यहाँ से मिल गया M3F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। अभी भी वही है, T2 निकालना है, ये सिस्टम अलग ये अलग, सॉरी कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, ये T2 निकालना है और मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, दिस इज M1, ओके, T2 इज M1, यहाँ पे ये M1
और ये भी m1। ओके, अब बताओ T2 निकालना है, तो T2 निकालना है जिस पे फोर्स लग रहा है उसका अपोजिट वाला, दूसरे वाला, यहाँ से अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, तो ये m1 टाइम्स फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब यहाँ से क्या निकालना है, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, T1 T2 प्लस m2a, यहाँ से T1 जो मिलेगा क्या मिलेगा, m2 प्लस m1 इंटू एफ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। बताओ इस टाइप का फोर्स, अगर इस टाइप का बॉडी आ गया एग्जाम में, कैलकुलेशन के लिए टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। T1 बिना देखे हुए सिंपल इस दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय टोटल फोर्स। इसको T2 निकालना है, इस दोनों के बीच का ब्लॉक निकालना है, डिवाइड यहाँ से दोनों का अलग कर दो, ये मास वहाँ डिवाइडेड बाय टोटल फोर्स, टोटल मास। ठीक, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इस टाइप के ब्लॉक सिस्टम में जितने भी टाइप के ब्लॉक थे, जितने यहाँ पे तो हमने 1 2 3 निकाला ना, अगर नंबर ऑफ 1000 भी दे दे तो भी डरना नहीं है। जहाँ का पूछे वहाँ से 2 पार्ट में कर दो, एक अलग पार्ट का जिस पे फोर्स लग रहा है उसके दूसरे साइड वाले का मास इंटू फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, ये याद रहेगा। चलो अगर ये याद रहता है तो बहुत ही इजी से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके।